रोहतक का रहने वाला राहुल वाराणसी में बीएचयू हॉस्टल में रहता था। देखने में काफ़ी स्मार्ट था। मेरठ की रहने वाली वंदना वाराणसी में ही अपनी सहेली सालू के साथ एक किराए पर रूम लेकर बीएचयू कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। राहुल और वंदना दोनों एक ही क्लास में थे और अक्सर दोनों चुपके चुपके एक दूसरे को देखा करते थे। छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे की मदद भी करते थे। राहुल और वंदना दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वंदना को जब भी कहीं बाहर जाना होता या कॉलेज का कोई भी काम होता तो राहुल को बोल देती थी और राहुल भी वंदना के लिए मानो 24 घंटे अवेलेबल रहता था। जिस दिन कॉलेज की छुट्टी रहती थी दोनों बनारस घाट की सैर पर निकल जाते थे। वहाँ एक नाव लेते और सारा दिन बस मौज मस्ती करती। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें भी पता कहाँ चला। और भला प्यार कैसे ना हो। दोनों अपनी उम्र के नाजुक दौर से गुजर रहे थे जिसमें ना तो अच्छा बुरा दिखता है और ना ही जात पात भेदभाव दिखता है। उन दोनों के लिए दुनिया एक अलग ही नज़र आ रही थी। चारों तरफ फूलों की महक और अपने प्यार की चहक दिख रही थी। उन्हें ना ही अपने परिवार वालों का डर था ना समाज का डर था। दोनों कभी किसी पार्क में मिलते तो कभी गंगा मैया के घाट पर मिलते थे। एक दिन वंदना और राहुल कॉफ़ी शॉप में बैठे कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे और साथ ही अपने प्यार का भी। वंदना, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है? वंदना, क्यों? राहुल, हम दोनों इतने समय से एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे से बेइंतहा प्यार भी करते हैं, पर तुमने मुझे कभी भी अपने करीब नहीं आने दिया। मुंह बनाकर करीब तो छोड़ो, एक किस भी नहीं करने दिया। वंदना, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे बीच जो भी होगा वो शादी के बाद। मेरे लिए प्यार सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि पूजा है। राहुल के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमते हुए वंदना बोली। राहुल मन ही मन चिढ़ गया और गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, अरे यार, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। तुम किस ज़माने में चली गई हो यार? साफ साफ कहो कि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं। कहते हुए गुस्से में चला गया। वंदना वहीं बैठे बैठे उदास सी गहरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर मैं कैसे राहुल को यकीन दिलाऊं कि वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उससे, पर कैसे समझाऊं अपना प्यार। वंदना बार बार फ़ोन करती है राहुल को, पर राहुल उसका फ़ोन बार बार काट देता है। अब वंदना काफ़ी परेशान हो जाती है। कॉलेज में भी राहुल उसे इग्नोर करने लगा था। वंदना को कुछ समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हो गया है इसे। वंदना साफ दिल की लड़की थी और राहुल को नहीं समझ पा रही थी कि राहुल को उससे नहीं सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर से प्यार था। उसे वंदना से कोई प्यार नहीं था, बस उसकी खूबसूरती से प्यार था। एक शारीरिक आकर्षण था बस। और वंदना का मासूम दिल नहीं समझ पा रहा था और वो पूरी तरह से राहुल के प्यार में पागल हो गई थी। वंदना राहुल के लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि वंदना का प्यार सच्चा था। वंदना के बार बार फ़ोन करने पर राहुल फ़ोन उठा लेता है और बोला, हाँ बोलो, क्यों फ़ोन कर रही हो बार बार? वंदना रोते हुए, यार तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? राहुल, क्यों, तुम्हें नहीं पता? वंदना, राहुल, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और मैं जाऊँगी तुम्हारे बिना। राहुल अब समझ चुका था कि वंदना अब पूरी तरह से उसके प्यार में फंस गई है। अब वो जो चाहे वही करेगी। अब बारी थी राहुल की अगले दांव की। फिर उसने वंदना को एक एड्रेस पे बुलाया और वंदना भी खुशी खुशी वहाँ पहुँच गई। राहुल के दोस्त का रूम था जहाँ वो वंदना को बुलाता है। वंदना आती है तो देखती है राहुल पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा है और वंदना के आते ही वंदना से लिपट जाता है और बोलता है, यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे पर विश्वास नहीं करती हो, इसीलिए मैं तुमसे नाराज़ था। सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वंदना, यार मैं भी तुम्हारे बिना कहाँ रह सकती हूँ, पर मेरे साथ कभी भी ऐसा मत करना। मुझसे तुम्हारी बेरुखी सहन नहीं होती है। और फिर दोनों एक दूसरे के आगोश में समाते चले गए और वंदना भी ना राहुल को रोक पाई और ना ही खुद को। अब क्या था, दोनों अक्सर ही अकेले में मिलने लगे और
बार बार जिस्मानी संबंध बनाने लगे थे दोनों, मानो उन्हें लत लग गई थी एक दूसरे की। काफ़ी समय ऐसे ही बीत गया था और वंदना का टाइम भी मिस होने लगा और वो राहुल से बोली, राहुल लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, चलो ना हम दोनों शादी कर लें। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम ज़रूर शादी करेंगे वंदना। यार कब, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हारा जी भर गया है मुझसे। राहुल अरे नहीं पागल, मैं अपने बच्चे को अपनाऊंगा और बाबा विश्वनाथ मंदिर में हम दोनों शादी कर लेंगे। जब भी वंदना शादी की बात करती राहुल हमेशा कोई ना कोई बहाना बना ही देता था। एक दिन वंदना कॉलेज गई तो राहुल का फ्रेंड वंदना को एक लिफाफा देता है। वंदना ने खोला तो देखा कि एक लेटर है और उस लेटर को पढ़कर उसके होश उड़ गए। लेटर में लिखा था कि मैं अपने गांव रोहतक जा रहा हूं और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। राहुल, वंदना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो रोने लगी। अब क्या होगा मेरा, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँ, ये राहुल ने क्या कर दिया, मैं इस बच्चे का क्या करूँ, मैं समाज को और अपने माँ बाप को क्या मुँह दिखाऊंगी। तमाम बातें सोचकर अपना सर पकड़कर रोने लगती है। वंदना का दिल और दिमाग एकदम से शून्य पड़ गया था और फिर पहुंच गई अपनी फ्रेंड सालू के पास और जाते ही सालू से लिपट पड़ी। वंदना, सालू राहुल ने मुझे धोखा दिया, हिचक हिचक कर सिसकियाँ लेते हुए बोली। सालू चला गया, हैरान होकर कहाँ चला गया। वंदना, अपने गांव वापस चला गया। रोने की वजह से उसकी बातें सालू समझ नहीं पा रही थी। सालू पहले तो तुरंत एक गिलास पानी देती है वंदना को और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अब बता बात क्या है। यार ये राहुल तो बड़ा कमीना निकला, मुझे शादी का झांसा देकर खुद 9-2-11 हो गया। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। हाँ तो जाए उसकी बला से, माथे पर जोर देते हुए, तो इतनी परेशान क्यों है, शांत हो जा और चिल मार यार। वंदना झिझकते हुए, पर मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसका क्या करूँ यार। पापा मम्मी को समाज को मुंह दिखाऊंगी। वहीं धम्म से बैठ गई, दीवार से सिर टिकाकर सर पकड़ रो पड़ी। सालू दोनों हाथों से वंदना की बाहों को झकझोरते हुए बोली, यार ये सब क्या किया तूने, अक्ल नाम की चीज़ नहीं है तुझ में, हद है यार। माथे पर पड़े पसीने को पोंछते हुए बोली। पर जब वंदना की तरफ ध्यान से देखती है तो उसे अपनी दोस्त की हालत पर दया आ जाती है और वंदना को सीने से लगा उसे शांत कराने लगती है। वंदना, यार मुझसे पाप हो गया, अब मैं क्या करूँगी। राहुल बोला कि हम बाबा विश्वनाथ मंदिर में शादी करेंगे, पर अब कहते कहते दोनों हथेलियों से अपने मुंह को छिपाकर रोने लगी। सालू चुप, बिल्कुल चुप, पाप हो गया है न तो एक माप और सही। अरे हाँ ये बता कितना महीना हुआ है। वंदना, यही कोई 4-5 महीने हो गया है। सालू, चल इधर ही एक छोटा सा नर्सिंग होम है, वहीं पर चलते हैं क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में हम नहीं जा सकते। वंदना और सालू दोनों नर्सिंग होम पहुंच गई और वहाँ की डॉक्टर को सारी बातें बता देती है और कहती है कि ये बच्चा नहीं चाहिए, अबॉर्शन करवाना है हमें। डॉक्टर, ठीक है, पहले टेस्ट करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। वंदना का सारा टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट देखकर डॉक्टर सालू को बताती हैं कि अबॉर्शन अब नहीं हो सकता है। सालू हैरानी से, क्यों। क्योंकि बच्चा करीब करीब 5 महीने का हो चुका है, अब सिवाय डिलीवरी के कुछ नहीं किया जा सकता। सालू को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो वंदना को लेकर वापस आ गई। वंदना, अब क्या होगा, मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी, लोग इसे नाजायज़ बुलाएंगे और कल को जब ये समझदार होगा तो मुझसे नफरत करेगा। नहीं नहीं, इससे अच्छा तो मैं गंगा मैया में कूद कर अपनी जान दे दूँ और साथ साथ इसका भी। रो रो कर बुरा हाल था वंदना का। सालू से वंदना की हालत सहन नहीं हो रही थी। सालू, यार अभी कल पेपर में पढ़ा था मैंने, एक बच्चा गंगा जी के किनारे पर मिला था और मल्लाह ने गोद ले लिया। हम भी वही करेंगे, अब तो सिर्फ पढ़ाई कर और घर से फ़ोन आए तो अच्छे से बात करना, किसी को पता नहीं चलेगा। वंदना क्या कहें, बस मौन हो अपनी सहेली की बातें सुन रही थी। धीरे धीरे समय के साथ वंदना का पेट भी दिखने लगा था। दोनों ने
दूसरी कॉलोनी में घर ले लिया ताकि यहाँ पर उन्हें जानने वाला कोई भी ना हो। वंदना की मन की स्थिति शब्दों में समझ पाना आसान नहीं है। उसके लिए तो एक एक दिन साल की तरह बीत रहा था। वह सारा दिन अपने रूम में पड़ी अंधेरे में बैठी रहती थी। ना उसे भूख लगती थी और ना ही प्यास। धीरे धीरे वो पल भी आ गया जब वंदना को प्रसव पीड़ा होने लगी थी। सालू ने ऑटो रिक्शा लेकर उसी नर्सिंग होम में पहुंची जहां पहले वंदना को दिखाया था। वंदना की डिलीवरी भी हो गई और वंदना को बेटा पैदा होता है। कुछ समय तक तो वंदना बेहोश रहती है, पर जब होश आया तो अपने बगल में सोए हुए बच्चे को देखकर उसकी ममता छलक पड़ी और अपने बच्चे को सीने से लगाए चूमती है और आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। बार बार एक ही बात कहती है कि हे मेरे लाल, अपनी बिन ब्याही माँ को माफ़ कर दो, मुझ जैसी अभागिन को माफ़ कर दो। अपने बच्चे को इस कदर चूमती है कि मानो जन्मों की प्यासी अपनी प्यास बुझा रही हो। सालू, वंदना, इससे ज़्यादा मोह मत करो, ये तुम्हारा नहीं है और अब चलो, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। वंदना का तो मानो एक साल पता नहीं कितने बार उसके कलेजे को बिंद रहे थे। दोनों सहेलियां अपना मुंह दुपट्टे से बांधकर बच्चे को गोद में लेकर पहुंच गई बाबा विश्वनाथ जी के धाम में और ढूंढते ढूंढते पहुंच गई एक बुजुर्ग बाबा की दुकान पर जो कि माला फूल बेच रहे थे। सालू बोली, बाबा हमें माला फूल दे दीजिए, हम दर्शन करके आते हैं। माली, अच्छा बेटा कहकर दो जगह माला फूल बनाकर दे देता है। दोनों सहेलियां अपना स्लीपर्स पर्स सब निकाल कर जाने लगती हैं तो फिर कहती हैं कि बाबा थोड़ी देर के लिए आप हमारे बच्चे को संभाल लेते तो अच्छा रहता, लाइन में खड़ा होना है, बच्चा परेशान हो जाएगा। बाबा ने सोचा ठीक है, कौन सा मुझे पहाड़ उठाना है, और वैसे भी बच्चा सोया हुआ है। मन ही मन सोचते हुए हाँ हाँ बिटिया, यहीं सुला दो और दर्शन कराओ। दोनों ठीक है बाबा कहकर जाते हुए वंदना 1000 बार अपने बच्चे से माफ़ी मांगी और सोच रही थी, पाप किया मैंने और भुगतेगा मेरा बच्चा, पर करे क्या। तेरी माँ मेरे लाल मुझे माफ़ कर दे, मन ही मन अपने बच्चे से कहती है कि सालू उसे खींचती हुई लेकर चली जाती है। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई पर दोनों का कुछ पता नहीं चला। इतने में बूढ़े बाबा की पत्नी भी दुकान पर आती है तो देखती हैं कि अरे बूढ़ो, ये तो केकल निकल है बेटा। माली, अरे बूढ़ा तो का हम का बताई, 2 गो लेके आए नी, हमके पकड़ा गई, अब इतना देर हो गई आइन ना। बूढ़ी औरत की पत्नी, हद बाटे बूढ़ो, हम ना रहती तो तोहार का होत, सर पकड़कर बड़बड़ाते हुए बोली। बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनकर वहाँ पर भीड़ जमा हो गई और सब बच्चे को देखने के लिए उत्साहित हो रहे थे। इतनी भीड़ को देखकर वहाँ पर जो पुलिस ड्यूटी कर रही थी वो भी पहुँच जाती है। उसमें से एक पुलिस वाला लड़का मनोज दहिया नाम का था। उसकी उम्र 27 साल की थी। हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा नौजवान बच्चे को उस बूढ़े आदमी से ले लिया। बूढ़ा आदमी भी मन ही मन खुश हो गया था कि हे भोले बाबा, भला इस बला से मेरा पीछा छूटा। मनोज, पुलिस वाला धीरे से बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाकर देखता है तो बस देखता ही रह गया। खुद से ही बातें करता है कि हे शिव जी, कौन ऐसी निर्दयी माँ थी जो इस गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल नन्ही सी जान को यूं छोड़ गई। कितना प्यारा और मासूम सा है ये बच्चा। प्यार भरी ममता में नज़रों से निहारती हुई मनोज बच्चे को लेकर बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाता है और बच्चे को आगे बढ़ाते हुए बोला कि हे कालों के काल महाकाल, आपकी महिमा आप ही जाने बाबा, पर मैं आपके दरबार में आज एक कसम खाता हूँ कि मैं आज से इस बच्चे का पालन पोषण करूँगा और कभी भी शादी नहीं करूँगा। ये मेरे इस बच्चे से वादा है। मनोज की आंखें डबडबा आई। मनोज के साथ और जो पुलिस वाले काम करते थे वो सब समझाने लगे, यार ये कैसी कसम खा लिया तूने, पागल है क्या, पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे रहेगा। मनोज, अरे भाई मैं अकेला कहाँ हूँ, बच्चे की तरफ इशारा करते हुए। ये है ना सुपर हीरो, चूमते हुए बोला दूसरे पुलिसकर्मी। पागल न बन, दे किसी अनाथालय में, हो सकता है कि इसको बढ़िया परिवार मिले, माँ बाप दोनों का प्यार एक साथ मिले और पीछा छुड़ा इससे बच्ची की आंखों से।
इशारे में देखते हुए। मनोज, चुप करो यार। एक माँ जिसने जन्म देकर इस फूल को फेंक कर चली गई, उस फूल को भोले बाबा ने मुझे दिया है। मैं अब इसके साथ अन्याय नहीं कर सकता हूँ और ना ही होने दूंगा। पुलिसकर्मी और तेरे घर वाले मनोज को घूरते हुए, वो मान जाएंगे? मनोज, नहीं पता। नहीं माने तो मैं भी अपना फैसला नहीं बदलने वाला। और वहाँ से बच्चे को लेकर चला जाता है। घर पर इस बात की खबर मनोज के पहुँचने से पहले ही पहुँच गई थी। अब बस मनोज की पेशी होना बाकी थी। घर वाले मनोज के मम्मी पापा काफ़ी गुस्से में अपने बेटे यानी कि मनोज को घूरे जा रहे थे। मनोज के आते ही बरस पड़ी। अबे भीष्म पितामह की औलाद, तुझे ज़्यादा शौक चढ़ा है महान बनने का। गुस्से में लाल पीले हो बड़ी बड़ी आंखें करके मनोज पर बरस पड़े। मनोज, नहीं पापा, अब आपके भी कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। प्लीज़। हाथ जोड़कर अपने पापा को देखने लगा। बच्चा भूख से रोए जा रहा था। मनोज की मम्मी उसे दूध पिलाती हैं और मनोज को समझाती हैं कि बेटा, तो बच्चे को रखना है रख, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो तूने कसम खा ली है उससे प्रॉब्लम है हमें। बच्चा पालना इतना आसान नहीं है जितना तुझे लगता है। शादी कर लेगा तो माँ भी मिल जाएगी और बच्चे की परवरिश भी अच्छी होगी। बेटे को समझाते हुए बोल रही थी। मनोज, बस मम्मी, अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मनोज के पापा, बात तो करनी पड़ेगी और रोज़ होगी बात। ज़्यादा नाटक करे ना तो खींच कर चाटा मारूंगा ना, होश ठिकाने पर लग जाएगा। इसी दिन के लिए तो पैदा हुआ था। दांत पीसते हुए पापा बोले। मनोज बच्चे को लेकर अपने रूम में सोने चला जाता है और सोचता है कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो यही सब रोज़ होगा। और तो और कहीं मेरे पापा किसी अनाथालय में ना दे दें इस बच्चे को निहारती हुई। बच्चा मनोज की गोद में सुकून की नींद सो रहा था और अपने छोटे छोटे हाथों से मनोज की उंगली पकड़ते हुए मनोज की आंखें मानो उसे निहारने से थकती ही नहीं थी। और उसे लगा कि बच्चा ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे जन्म देने वाली तो छोड़ गई, पर तुम ना छोड़ना। मनोज बच्चे को सीने से लगाए सो गया था, पर उसकी आंखों से नींद भी बहुत दूर चली गई थी। शायद मनोज का फैसला उसे भी ना गंवारा था। मनोज सुबह सुबह जल्दी से उठा और बच्चे को लिया, अपने कपड़े समेटे, माँ पापा के उठने से पहले ही घर से निकल गया और सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। मेरठ जाने वाली ट्रेन पकड़ ली और निकल पड़ा अपने नए सफ़र पर। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही मनोज अपने बच्चे की देखभाल कर रहा था। मनोज मेरठ में ही शिफ्ट हो जाता है। ड्यूटी पर जाता है तो भी बच्चे को अपने सीने से लगाए रहता था। मनोज की अब सारी दुनिया यही बच्चा था। मनोज प्यार से बच्चे को सोना बुलाता था। बच्चा सोना भी अब मनोज की आहट को पहचानने लगा था। धीरे धीरे वो मनोज की ममता की छाँव में पल रहा था और बड़ा हो रहा था। दोनों एक दूसरे की जान थे। मनोज बेहद ही खूबसूरत और सुलझा हुआ था। कोई भी अगर पूछ लेता था कि इसकी माँ कौन है तो तुरंत ही जवाब देता था कि क्यों, मैं माँ नहीं हूँ क्या? इसका बाप भी मैं और माँ भी मैं ही हूँ। मनोज के इस रूप को देखकर ना जाने कितनी लड़कियों ने उससे अपने प्यार का इजहार किया होगा, पर मनोज को तो सिर्फ अपने सोना, अपने लाल के प्यार के आगे किसी का प्यार नहीं दिखता था। सोना अपनी माँ रूपी धर्म पिता के साये में बड़ा हो रहा था। मनोज अपने हाथों से सोना को नहलाता धुलाता, खाना बनाकर खुद बड़े प्यार से गोदी में ले खिलाता। जो जो माँ कहती है अपने बच्चे का, वो सब मनोज कहता था। सोना को एक चोट भी लगती थी तो दर्द का एहसास मनोज को होता था। सोना और मनोज का रिश्ता बड़ा ही अनोखा था। खून का रिश्ता ना होते हुए भी दोनों एक दूसरे की जान थे। मनोज की सुबह होती तो सोना के नाम से, शाम होती तो सोना के नाम से। सोना को रोज़ सुबह माँ की तरह उठाना, उसको ब्रश कराना, नहलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, उसकी बस यही ज़िंदगी थी। चोट अगर कभी लग जाती थी उसकी सोना को तो दर्द में तड़प उठता था मनोज। मनोज के घर के सामने ही एक एसीपी का बहुत ही बड़ा बंगला था और कई गार्ड तैनात रहते थे। बाहर हाथ में बंदूक लिए
ऐसी भी कोई और नहीं वंदना थी, लेकिन वो अब पहले वाली वंदना नहीं थी, सीधी सादी प्यार करने वाली। वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। मर्दों से तो खास नफरत करती थी और किसी भी मर्द की गलती को कभी माफ़ नहीं करती थी। वंदना के पास अगर कोई मर्डर केस आता तो मर्डर करने वाले के लिए कोई दया भाव नहीं रहता था सिवाय मौत के। वंदना का जहाँ भी पोस्टिंग होता था उसका खौफ उस इलाके में इस कदर छाया रहता कि कोई जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचे। वंदना के ये फंडा था कि कोर्ट भी खुद थी, सुनवाई भी खुद करती और सज़ा भी खुद ही देती थी। वंदना की चर्चा दूर दूर तक रहती थी। आलम में था कि जिधर भी गुजरती थी उधर से कुछ लोग उसको जल्लाद बुलाते थे, बोलते बड़ी घमंडी औरत है, ना जाने खुद को क्या समझती है। मुंह बनाकर सब आपस में बातें करते रहते थे। अब ये छोटा सा बच्चा सोना रोज़ बाहर से ही उस बंगले को निहारता रहता था। एक दिन सोना मनोज से बोली, पापा वो घर किसका है? मनोज, किसी का भी हो बेटा, पर तुम कभी भी वहाँ मत जाना। क्यों पापा? क्योंकि उस बंगले की मालकिन बड़ी जल्लाद है। जल्लाद मतलब? आंखें सिकोड़ते हुए सोना पूछता है। मतलब कि सोचने लगा कि बच्चों को समझाना कितना मुश्किल होता है। मतलब बेटा खड़ूस आंटी हैं। सोना ने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो कहता है, ना बच्चों की फितरत होती है कि जिस चीज़ की मनोज मतलब कि सोचने लगा कि बच्चों को समझाना कितना मुश्किल होता है। मतलब बेटा खड़ूस आंटी हैं। सोना ने हाँ में सिर हिला दिया। पर वो कहते हैं ना, बच्चों की फितरत होती है कि जिस चीज़ के लिए मना करो उन्हें वही चाहिए रहता है, या जिस काम के लिए मना करो वो वही काम करते हैं। सोना रोज़ चोरी चुपके उस बंगले के गार्डन में जाता था और कुछ फूल तोड़ लाता था। बंगले का माली हैरान रहता था कि ये फूल तोड़ता कौन है। रोज़ सोचता था आज इस चोर को पकड़ कर ही रहूँगा। और फिर क्या था, एक दिन सोना दोपहर को स्कूल से आते ही भागकर बंगले के पास गया और चुपके चुपके दबे पाँव गार्डन में पहुंच गया। और जैसे ही हाथ बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए कि गार्ड ने आकर उसे पकड़ लिया और 2 थप्पड़ जड़ दिए। सोना के फूल से कोमल गाल पर गार्ड अंगुलियों के छापे पड़ गए। गार्ड चिल्लाते हुए, माली ये लो चोर को, मैंने आज पकड़ ही लिया। माली, अरे वाह, ये तो हमको एकदम से पागल कर दिया था साहब, अच्छा हुआ जो आज पकड़ा गया। गार्ड हरामखोर परेशान करके रखा था, चिल्लाते हुए बोला। सोना उंगली दिखाकर, मैं कोई चोर और नहीं हूँ, घूर कर गुस्से में। और हाँ, मुझे गाली मत देना। चुटकी बजाकर सोना ने गार्ड को धमकी भरे स्वर में कहा। गार्ड अब तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया था और सोना के बाल को पकड़कर तड़ाक से वहीं पत्थर पर पटक दिया और इतने ज़ोर से पटका कि सोना के मुंह से चीख निकल पड़ी। पापा पापा कहकर सोना रोने लगा। फिर गार्ड ने उसका मुंह दबा दिया। सोना का ढेर सारा खून फर्श पर बहने लगा। ये देखकर गार्ड डर गया और सोना के मुंह से अपना हाथ हटा दिया। फिर तब तक सोना बेहोश हो चुका था। गार्ड को लगा कि सोना मर चुका है और वो सोना को उठाकर उसके घर के बाहर दरवाजे पर लिटाकर वापस आ गया। सोना की ये हालत देख मनोज को जानने वाले ने उससे फ़ोन किया और सोना को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मनोज भागा भागा किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करके बोला, सर प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब उसे साहस देते हुए, परेशान ना हो, बच्चे को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खून ज़्यादा बहने की वजह से बेहोश हो गया है। मनोज हैरान होकर, क्या खून? डॉक्टर, हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता? नहीं डॉक्टर, पर कैसे? किसी पत्थर से चोट लगी है आपके बेटे को, पूरे 12 टाँके लगाने पड़े हैं। इतना ही नहीं, किसी ने मानो इसे जान से मारने की कोशिश की है। मुंह दबाकर हाथों में निशान पड़े हुए हैं, हाथों के निशान पड़े हुए हैं। मनोज, पता नहीं, पर कौन ऐसा कौन करेगा? मेरा तो किसी से कुछ दुश्मनी भी नहीं है। फिर किसने किया? गुस्से में दांत पीसती हुई, बस एक बार मुझे पता चल जाए, फिर तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा, जिसने भी मेरे बेटे के साथ ऐसा किया है। इधर गार्ड 2-3 दिन की छुट्टी ले लेता है और माली से बराबर पूछता है
कि क्या हुआ, बच्चे का कुछ पता चला? माली, नहीं भाई, लगता है बच्चा जिंदा है। तभी तो कोई नहीं आया पूछताछ के लिए। 2-3 दिन में सोना की हालत सुधरने लगी थी। मनोज तो बस इंतजार कर रहा था कि कब पता चली कि उसके बेटे को किसने मारा है। बदले की आग उसके सीने में जल रही थी। सोना के होश में आते ही मनोज ने पूछा कि ये बेटा, तेरा ये हाल किसने किया? गुस्से में भरकर पूछा। अपने पापा का ये रूप, इतना गुस्सा देखकर पहले तो सोना डर गया और सोचने लगा कि क्या मुझे बताना चाहिए। मनोज, बताओ बेटा, ये किसने किया? सोना, पर पापा, आप कुछ करोगे तो नहीं ना? मनोज लंबी सांस लेती हुई, नहीं बेटा, कुछ नहीं करूँगा, बस समझाऊँगा कि मेरे सोना को मारे नहीं। गालों को चूमते हुए सोना ने सब हाल कह सुनाया, उसके साथ जो भी हुआ था। फिर तो मनोज की आंखों में खून उतर आया। पहले तो मनोज ने अपने बेटे को हॉस्पिटल से घर वापस आ गया और दवा खिलाकर सुला दिया। फिर क्या था, आओ देखा ना ताओ अपनी बंदूक उठाकर सीधे बंगले पर पहुंच गया। बंगले पर पहुंचते ही जोर से गरजते हुए गार्ड को आवाज़ लगाई। गार्ड भी वापस लौट आया था और अपनी ड्यूटी पर था। उसे देखते हुए मनोज ने अपना आपा खो दिया और गार्ड को मारने के लिए दौड़ा। ना जाने कितने थप्पड़, लात और घूंसे मारे होंगे गार्ड को मनोज ने। जितने भी वहाँ पर गार्ड थे सारे एकजुट हो मनोज के ऊपर टूट पड़े। पर मनोज, एक गार्ड का गला सोना को मारने वाला इस कदर से पकड़ा हुआ था कि कोई भी छुड़ा नहीं पाया। गुस्से में मनोज पागल सा हो गया था और बार बार कहे जा रहा था कि जिस बेटे को मैंने कभी फूल की पंखुड़ी से नहीं मारा, तूने उसको मारा। जिस बेटे के सर को सहलाते सहलाते मेरे हाथ नहीं रुकते हैं, तूने उसका खून बहाया है। अपने होठों को गुस्से में भींच कर बोला। मनोज के ऊपर खून सवार था। कब हाथापाई में गोली चली किसी को पता नहीं चला और गार्ड वहीं ढेर हो गया। गोली की आवाज़ सुनकर अंदर से एसीपी वंदना भागकर बाहर आती हैं तो गार्ड मरा हुआ देखकर हैरान हो जाती हैं और गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया था और घूरते हुए मनोज को देख रही थी। वंदना अपने गार्ड से पूछती है, कौन है ये आदमी? मनोज की तरफ इशारा करते हुए, और यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? गार्ड को किसने मारा? बुलंद आवाज़ में एक साथ कई सवाल पूछ पड़ी। दूसरी तरफ गोली की आवाज़ से सोना भी उठ जाता है और दौड़कर वो भी मनोज के पास आ जाता है। मनोज को इस हाल में देखकर सोना तड़प उठा और सिसक सिसक कर रो पड़ा। दूसरे गार्ड ने वंदना को सारा हाल कह सुनाया, जो कुछ भी हुआ था। वंदना को तो मर्दों से नफरत पहले से ही थी, अब तो बस मनोज को सज़ा देने का बहाना मिल गया था। वंदना ने मनोज को रेस्ट करने का ऑर्डर दिया कि दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि नहीं नहीं, मेरे पापा को छोड़ दीजिए खड़ूस आंटी प्लीज़। हाथ जोड़कर सोना वंदना से बोला। वंदना मुंह बनाकर गौर से सोना की तरफ देखती हुई बोली, ए लड़की, क्या बोला? खड़ूस आंटी? बच्चे तो मन के सच्चे होते ही हैं। पापा ने कहा था कि वो खड़ूस आंटी हैं, वहाँ कभी नहीं जाना, पर मैं अपने पापा की बात नहीं माना। रो रो कर वंदना को सोना ने जवाब दिया। मनोज को घूर कर वंदना ने एक पुलिस वाले को इशारा करते हुए चेयर मंगवाती हैं और वहीं पैरों को एक दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठ गई और बोली कि इसे इतना मारो कि यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाए। इतना सुनते ही सारे गार्ड्स मनोज पर टूट पड़े और डंडे से उसकी पिटाई करने लगे और वंदना को मनोज को पिटता देखकर सुकून मिल रहा था और वो बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अपने पापा को इस हाल में देखकर सोना का दिल छलनी हो रहा था और कभी किसी गार्ड को दांत काटता तो कभी किसी को, पर इतने लोगों के सामने उसकी एक न चली, उल्टा दूर गिर जाता है। बच्चे सोना की ये हालत देख माली को दया आ गई और वो बोला हिचकिचाते हुए, मैडम जी, आप इसे सस्पेंड कर दीजिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि अपने बेटे का इकलौता सहारा बस यही है और कोई नहीं है। वंदना, क्यों? इसकी माँ मर गई है, सख्त आवाज़ में बोली माली। पता नहीं मैडम जी, ये बेचारा तो इसका बाप भी नहीं है। वंदना हैरानी से, मतलब? माली, अरे मैडम जी, यहाँ पर इस इलाके में ऐसा कोई नहीं है जो कि इन बाप बेटों की जोड़ी को ना जानता हो। वंदना उत्सुकता से माली को देखती है। मैडम, ये बच्चा पता नहीं किसका पाप था जो कि
इसने इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया क्या? अपना घर बार माँ बाप सबको छोड़ दिया सिर्फ इस अनाथ बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए। इतना सुनते ही वंदना ने आवाज़ लगाई, रुको। और सब पुलिसकर्मी रुक गए। पर मनोज लहूलुहान हो गया था, मानो उसकी बॉडी में ताकत ही नहीं बची थी खड़ा रहने की, और वो लड़खड़ा कर वहीं पर बैठ गया। अपने पापा की ये दशा देखकर सोना भी अपने कुंवारे बाप के कलेजे से लिपट गया। अब तो वंदना के मन में जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये है कौन। कोई कैसे किसी और के बच्चे को पाल सकता है? कोई इतना प्यार किसी पराये बच्चे से कैसे कर सकता है? वंदना की आंखों में एक मुद्दत के बाद पहली बार आंसू आए थे, और अतीत को याद कर वंदना की आंखें छलक पड़ी। उसने बड़े गौर से बच्चे सोना को देखा और सोचने लगी कि मेरा भी बेटा इतना ही बड़ा हो गया होगा। वंदना मनोज से, ये तुम्हारा बेटा नहीं है तो? रुक कर गहरी सांस लेते हुए बोली, फिर किसका बेटा है? मनोज, मैडम, सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं होता। ऐसा होता तो कान्हा नंद यशोदा नहीं बल्कि देवकी वासुदेव के लाल के रूप में जाने जाते। मनोज सोना के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले चूमते हुए बोला, और ये तो साक्षात बाबा भोलेनाथ ने मुझे दिया है। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है मेरे लिए तो खुद मेरे शिव ने दिया है इसे। मनोज की बातें सुनकर वंदना का हृदय कांप उठा, और वो बड़ी उत्सुकता से पूछी कि मतलब ये बच्चा? बोलते बोलते रुक जाती है। आगे अब तक मनोज बोल पड़ा, सोना के हाथों को अपने हाथों में ली उसके बाल सहलाते हुए। मनोज, कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है, पर ना जाने कैसी जल्लाद माँ रही होगी जो इतने सुकुमार को छोड़कर भाग गई। कहा जाता है कि माँ अपने बच्चे के लिए वेश्या तक बन जाती है, पर वो डायन कैसी रही होगी जो दूधमय बच्चे को एक दुकान अंधी गलियों में छोड़ गई। वंदना समझ चुकी थी कि सोना किसी और का नहीं बल्कि उसी का बच्चा है। वंदना मनोज से, और अगर उसकी कोई मजबूरी रही होगी तो? मनोज गरज पड़ा, मजबूरी? ऐसी कैसी मजबूरी की अपना बच्चा पैदा करके फेंक दे। ना जाने भगवान ऐसे लोगों को बच्चा देते ही क्यों हैं। मनोज के मुखमंडल पर एक अजीब सा अंगारों भरी तेज उफान मार रहा था, मानो उस अंगारों में सबको जलाकर खाक कर देगा। मनोज का ऐसा विकराल रूप देख वंदना भीतर तक खौफ से कांप उठी। उसके पूरे बदन में सिरहन दौड़ गई। मनोज कहता है, मुझे तो तभी से औरत जात से नफरत हो गई है मैडम जी। बस यही, गुस्से में गरजते हुए कहा, बस यही एक कारण है जिसकी वजह से मैंने शादी न करने का दृढ़ संकल्प लिया था। वंदना को जब ये पता चला कि सोना उसका अपना बेटा है तो दिमाग में हजार तरह के उपाय सोचने लगी कि बच्चे को कैसे ले मनोज से, क्योंकि मनोज आसानी से देने वाला नहीं था। वंदना के भीतर की औरत जाग गई थी जो कि ना जाने कितने सालों से मर चुकी थी। उसके अंदर की करुणा ममता हिलोरे मारने लगी थी अपने बच्चे को छूने के लिए, उसे चूमने के लिए, उसे अपने छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने के लिए, पूरी दुनिया की चीख चीख कर बताने के लिए कि मैं हूँ इस बच्चे की माँ। मैं हूँ वो पापिनी जो अपने बेटे को जन्म तो दे दिया पर उसे अपना दूध भी ना पिला पाई। घुटनों पर बैठकर वंदना उस बच्चे सोना को अपने पास बुलाती है। सोना मासूम सा बच्चा आता है वंदना के पास। वंदना ने खींचकर उसे अपने कलेजे से लगा लिया और रोने लगी। ना जाने कितने बरस से उसके आंसू सूखे पड़े थे, आज वो भी समुंदर की लहरों की भांति बह चले थे। जितना रोती थी उतना ही सोना को चूमती थी और कहती कि मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे, मैं ही हूँ तेरी वो अभागन माँ, मैं ही हूँ वो पापिनी, मुझे माफ़ कर दे। ये सब देखकर मनोज दंग रह गया और बड़ी विनम्रता से सोना का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। मनोज, हो नौटंकी की खान, अपनी नौटंकी की दुकान जा कहीं और खोल, ये सब मेरे साथ नहीं। हाँ, आंखों में ज्वालामुखी भरे हुए मनोज बोला, और एक मिनट, अभी क्या कहा तुमने? मानो जानबूझकर अनुसरण करने की एक्टिंग कर रहा हो। वंदना नरमी से, बड़ी ही संवेदनाशीलता से, वही जो तुमने सुना है, मैं हूँ
इसकी वो भगौड़ी माँ, मैं ही हूँ वो पापिनी औरत जिसकी एक पाप के कारण तुमने पूरी औरत जात से नफरत करने लगी। हाँ हाँ, वो मैं ही हूँ। वंदना मनोज के आगे हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ प्लीज़ मनोज, मेरा बेटा मुझे दे दो। अभी वंदना की बात पूरी नहीं हुई कि मनोज बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, मनोज उंगली दिखाकर, चुप, बिल्कुल चुप, सोचना भी मत मैडम, सोचने की गलती भी मत करना कि मैं अपना बेटा तुम्हें दूंगा। छी, धिक्कारते हुए, शर्म नहीं आती अपना बच्चा कहते हुए। उस दिन तुम्हारी ममता कहाँ थी मैडम, जब अंधी गलियों में किसी और के भरोसे अपना बच्चा छोड़ आई थी। बड़ी आई माँ बनने, अपना थोड़ा जा देख आईने में तो माँ तो क्या, औरत भी कहलाने के लायक नहीं है। और अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ने लगा। वंदना मनोज को रोकते हुए बोली, मनोज, उस समय मैं मजबूर थी, मेरे पास कुछ नहीं था, और अगर मेरे पापा को पता चला होता तो वो मुझे और मेरे बच्चे दोनों को मार देते। मैंने बस अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया था। पर आज मैं मजबूर नहीं हूँ। मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, ढेर सारे नौकर चाकर हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्लीज़ मुझे मेरा बेटा दे दो। मनोज, अपने पैसे से औलाद को भी खरीद लो मैडम जी, पर मैं अपने जिगर को नहीं दूंगा। मेरी जान है ये। तुम नहीं जानती हो कि मैंने इसे अपना दूध नहीं पिलाया है, क्योंकि ये मातृत्व सुख दुख तूफान का सिर्फ ऊपर वाले ने औरत को दिया है, पर मैंने इसे अपना खून पिलाया है, आंसू पिलाया है, खुद रात रात भर जगा है अपने सोना को एक सुकून की नींद देने के लिए। अब तो मेरे मरने के बाद ही तुम इसे ले सकती हो मैडम जी। मनोज के मुंह से मानो अंगारे निकल रहे थे। वंदना, मनोज सोच लो, तुमने एक पुलिस वाले को मारा है और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन अगर तुम मुझे सोना को दे दो तो मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं करूँगी। मनोज व्यंग भरी मुस्कान से बोला, क्यों, न्याय की देवी आ गई ना अपनी औकात पर और चल दिया। तब तक वंदना ने ललकारा, अरेस्ट हिम, और एक ऑर्डर पर वहाँ पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी तुरंत अरेस्ट कर। मनोज को, वंदना को इतने में भी चैन नहीं पड़ा और मनोज का सस्पेंड लेटर भी साइन कर उसके मुंह पर मार देती है और अपने बेटे को गोद में उठा चली गई। सोना भी पापा पापा चिल्लाता रहा और मनोज सोना सोना, पर दोनों की करुण पुकार सुनने वाला कोई न था। मनोज को जेल में बंद कर दिया गया और इधर वंदना सोना को अपने घर ले आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, लेकिन पूरी तरह से असफल रही वंदना सोना को मार्केट ले जाती है। वहाँ भी सोना उदास शांत सा बैठा रहता। लाख जतन के बाद भी सोना के आंसू नहीं रुक रहे थे और सोना को बुखार चढ़ जाता है। वंदना ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी कहा कि कोई बात बच्चे के अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। अगले दिन वंदना ने कहा, सोना, तुम्हें क्या चाहिए बेटा, तुम जो बोलोगी वही होगा। सोना, खड़ूस आंटी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पापा को जेल में मत बंद करो, मैं यहीं आपके पास ही रहूँगा, पर मेरे पापा को जेल से बाहर निकाल दो खड़ूस आंटी। रो रो कर, अटक अटक कर सोना बोला। वंदना अपने बेटे को मनोज के प्रति प्यार देख रो पड़ी। वंदना बोली, प्रॉमिस, मैं आपके पापा को ले आऊँगी, पर मेरी एक शर्त है बेटा। रोती हुई बोली, क्या शर्त? एक बार मुझे मम्मा बुलाओ बेटा, प्लीज़, सिर्फ एक बार माँ बोल दो, मैं तुम्हारे कदमों में सारे जहाँ को डाल दूँगी, पर सिर्फ एक बार मुझे माँ बोल दो। अपने बच्चे को चूमते हुए बोली सोना, पहले मेरे पापा को आप ले आओ तो बोलूँ। सोना की जिद के आगे वंदना हार गई और पहुँच गई मनोज को जेल से निकलवाने। वंदना ने ऑर्डर दिया कि मनोज को बाहर निकाल दो और केस को रफा दफा करवा देती हैं। मनोज वापस घर आया तो उसे वो घर अपने बेटे के बगैर काटने को दौड़ रहा था। सोना की उम्र महज 10 साल की थी और उसने जब से होश संभाला था तब से सिर्फ मनोज को ही अपने इर्द गिर्द पाया था। सोना की पूरी दुनिया सिर्फ मनोज में ही समाई थी और मनोज के बिना तो उसकी ऐसी हालत थी मानो जल बिन मछली की होती है। सोना भी अपने पापा से मिलने के लिए तड़प रहा था। लाख जतन के बाद भी सोना 1000 कोशिशें करता अपने बाप से मिलने के लिए तड़प रहा था,
वंदना अपनी पूरी ममता लुटा रही थी सोना पर। सोना को अपनी गोद में सुलाना, लोरी गाकर सुलाना, सोना के बालों में उंगली फेरना, मानो कितने जन्म की प्यासी, ममता की प्यासी वंदना आंचल में भर भर के अपना प्यार लुटा रही सोना पर। सोना को भी वंदना का यूँ प्यार देना बहुत अच्छा लग रहा था, पर फिर भी उसे अपने पापा ही चाहिए थे। एक दिन सोना अपने घर की दीवार पर चढ़ गया और कूदने की कोशिश करने लगा, पर दीवार की ऊंचाई काफ़ी थी। सोना ठहरा बच्चा, उसे तो बस हर हाल में मनोज के पास पहुंचना था। सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि मनोज भी सोना से मिलने के लिए तड़प रहा था। और वो वंदना के घर के बाहर गार्डन में छुप कर बैठा था कि उसे सोना की चीख सुनाई दी, और मनोज भी सोना को पुकारता हुआ आवाज़ के पीछे भागा। देखता है कि सोना दीवार से नीचे कूद गया, पर उसे बड़ी गहरी चोट लगी है और सोना दर्द के मारे कराह रहा है। मनोज अपने बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को सहलाता हुआ पूछ रहा है कि क्या हुआ मेरे बच्चे, बोल क्या हुआ। देख पापा आ गए। पर सोना को गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। मनोज की आवाज़ सुनकर अंदर से सोना को पुकारते हुए वंदना भी भागकर बाहर आती है, तो सोना की ये हालत देखकर छटपटा उठी। मनोज की गोद से छीनकर अपनी गोद में लेकर चूमने लगी अपने बेटे को। तुरंत ही दोनों एक साथ सोना को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सोना का इलाज शुरू हो जाता है। बाहर वंदना और मनोज बेचैनी भरे कदमों से इधर उधर बस टहल रहे होते हैं। वंदना का रो रो कर बुरा हाल था और वो खुद को ही कोस रही थी। भगवान, मेरे पाप की सज़ा मेरे बेटे को मत दो, मेरी उम्र लग जाए मेरे बच्चे को। अपने दोनों हाथों को बांधे वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मनोज ने एक बार वंदना को बड़े गौर से देखा। आज उसे वंदना की हालत पर तरस आ रहा था और उससे रहा नहीं गया, और वो वंदना के पास आकर अपने दोनों हाथ वंदना के कंधे पर रखा और बोला, परेशान ना हो, उसे कुछ नहीं होगा। कोई साधारण थोड़ी है सोना, वो तो साक्षात बाबा विश्वनाथ जी का दिया हुआ अनमोल नगीना है। देखना, उसे कुछ नहीं होगा। वंदना जो अभी तक अपने भीतर एक सैलाब लिए बैठी थी, मनोज के हाथ लगाते ही टूट गई और मनोज से लिपट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो मनोज, आज सोना की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है, मुझे माफ़ कर दो। मनोज नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे। फिर धीरे धीरे मनोज भी अपनी बाहों में वंदना को संभालते हुए चुप कराने लगा। मनोज को आज वंदना का ये अलग ही रूप दिख रहा था और उसे वंदना पर दया भी आ रही थी और शायद प्यार भी। नहीं वंदना, चुप हो जाओ और अब अपने आप को दोष मत दो। जो होना था वो तो हो गया ना, उसमें हमारा बस नहीं है, पर जो बस में है हम वो तो कर सकते हैं। बस ऊपर वाले से प्रार्थना। अभी दोनों एक दूसरे का दर्द बांट रहे थे कि डॉक्टर बाहर आकर बताती हैं कि अब उनका बेटा ठीक है और आप मिल सकते हैं। बस थोड़ी देर बाद दवा का असर ख़त्म होते ही होश में आ जाएगा। ये सुनते ही दोनों खुशी के मारे उछल पड़ते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों अंदर हॉस्पिटल रूम में अपने बेटे की सिरहने बैठों से सहला रहे होते हैं। चुप्पी तोड़ते हुए वंदना बोली, मनोज मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ साथ सोना की भी गुनहगार हूँ। ना ही मैं तुम दोनों को अलग करती और ना ही ये सब कुछ होता। मनोज दया और सहानुभूति भरी नज़रों से अपलक वंदना को देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि वंदना बुरी भी नहीं है। मैंने इसके बारे में गलत सोचा था। कम उम्र में प्यार में धोखा खाई वंदना की हाथों से ये पाप हो गया और उसकी सज़ा भी भुगत चुकी है। अब मैं जानबूझकर इसे और सज़ा नहीं दूंगा। बस एक बार सोना ठीक हो जाए तो मैं इन दोनों की ज़िंदगी से दूर चला जाऊंगा। मनोज, मनोज कहाँ खो गई? वंदना मनोज से पूछती है। बस कहीं नहीं, बस यूँ ही। मनोज, जानते हो, जब मुझे एक लड़की से धोखा मिला ना, तो मैं पूरी मर्द जात से नफरत करने लगी और कभी शादी न करने की कसम खा ली। पर जब से मैं तुमसे मिली ना, तो फिर से मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या किसी मर्द का ये भी रूप हो सकता है जो कि किसी दूसरे के बच्चे को इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा कर सकता है। वंदना, सच में तुम इंसान के रूप में कोई फरिश्ता हो।
मनोज चुपचाप बड़े ध्यान से वंदना की बातें सुनता है और बोला, जानती हो, जब मुझे ये बच्चा पहली बार मिला ना, तो मुझे भी पूरी नारी जात से नफरत हो गई थी और मैंने भी कसम खा लिया था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। पर इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं थी, उस लड़की की भी गलती थी जिसने सिर्फ तुम्हारे जिस्म से प्यार किया था और तुम्हें उस अवस्था में छोड़कर भाग गया। हमारे समाज की भी गलती थी जिसने तुमसे ये सब करवाया। हमारा समाज कभी भी बिन ब्याही माँ को नहीं स्वीकारता। ना जाने कैसे कैसे तानों से गुजरना पड़ता। शायद स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि तुम्हें अपने बच्चे के साथ मरना पड़ता। वंदना मनोज के मुंह से ये सब बातें सुनकर मनोज को गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो मनोज, कोई साधारण पुरुष नहीं हो तुम। मनोज और वंदना बातें कर रहे थे कि सोना को भी होश आ जाता है और वो अपने पास दोनों को एक साथ देखकर बड़ा ही खुश होता है। पापा, ये खड़ूस आंटी अब आपसे गुस्सा नहीं है। मनोज ठहाके लगाकर हंसने लगा। बेटा, ये आंटी नहीं तुम्हारी मम्मी है और प्रॉमिस करो कि आज के बाद मम्मी ही बोलोगी। ठीक है पापा, मम्मी बोलूँगा। वंदना भीगी भीगी पलकों से सोना को निहार रही थी। हॉस्पिटल से सोना को दोनों लेकर तो आ गए, पर सोना रहे किसके साथ, अब ये तय होना बाकी था। मनोज मन ही मन विचार करता है कि सोना तो पिछले 10 सालों से मेरे पास ही रहा, पर एक माँ तो 10 सालों से तड़प रही है। सोना को वंदना के घर भेज दूंगा। वंदना भी मन ही मन सोचने लगी कि आज सोना की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे कोई हक नहीं है सोना को अपने पास रखने का। मनोज को ध्यान से देखती हुई, मुझे कोई हक नहीं है एक बाप को अपने बेटे से अलग करने का। मैं सोना को मनोज के पास ही छोड़ दूंगी। दोनों ही अपने अपने तरीके से एक दूसरे के बारे में सोचते हुए चले जा रहे थे। आखिरकार रास्ता ख़त्म हुआ और मंजिल पर गाड़ी आकर रुक गई। वंदना बाहर निकलती है गाड़ी से और मनोज से बोली, मनोज, सोना को तुम अपने साथ ले जाओ। बड़ी ही शालीनता से बोली। मनोज भी गाड़ी से उतरकर, अरे नहीं, सोना को तुम अपने साथ ले जाओ, और तुम्हारा घर ही है कितनी दूर, मेरा जब भी मन करेगा मैं आ जाऊंगा मिलने। नहीं नहीं मनोज, मुझे और पापी ना बनाओ, मैं तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं छीन सकती हूँ। क्या बात करती हो वंदना, मैं भी एक माँ जिसने ना जाने कितनी बार अपनी ममता को मारा होगा, ना जाने प्रायश्चित की आग में कितनी बार खुद को जलाया होगा, जो कि अब जाकर अपने बेटे से मिली है। क्या मैं उससे उसके बच्चे को अलग कर दूँ? अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, तुम भी यहीं रुक जाओ और अब कोई बहस नहीं। ऑर्डर देने के अंदाज में वंदना बोली, और हाँ, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। हंसते हुए बोली। मनोज भी हाँ कर दिया और सोना को लेकर दोनों वंदना के घर जाते हैं। मनोज पहली बार वंदना के घर गया था। चारों तरफ नजरें घुमाकर देखता है तो वंदना का घर किसी जन्नत से कम नहीं था। ऐसी कोई भी एक चीज़ नहीं थी जो कि वंदना के पास नहीं थी। मनोज ने देखा सोना का भी एक अलग कमरा था जिसमें हजारों खिलौने रखे हुए थे, ना जाने कितने कपड़े रखे हुए थे। मनोज ने जब ध्यान से देखा तो कपड़े छोटे से लेकर बड़ी साइज के थे। मनोज ने वंदना से पूछा कि सारे कपड़े अलग अलग साइज के क्यों हैं? क्योंकि हर साल मैं अपने बेटे के बर्थडे पर कपड़े खरीद के ले आती थी और अपने बेटे को याद कर लिया करती थी। मनोज सोचता है कि सोना की ज़िंदगी में अब उसका कोई काम नहीं जो सुख सुविधा में नहीं दे सकता वो उसे यहाँ पर मिल सकता है, और ऊपर से सोना को उसकी माँ भी मिल जाएगी। मनोज सोना को उसके बेड पर लिटा देता है और उसके सिरहाने पर बैठ गया और सोना के सिर को सहलाने लगा और बोला, सोना, तुम्हें तुम्हारी मम्मी कैसी लगती हैं? सोना, अच्छी लगती हैं पापा, और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। पहले तो अच्छी नहीं लगती थी, पर धीरे धीरे मुझे उनके साथ भी अच्छा लगने लगा। वो भी बिल्कुल आपकी ही तरह प्यार करती हैं। बेटा, तुम रहोगी अपनी मम्मी के साथ? सोना, मतलब? मनोज, मतलब ये कि अब तुम अपनी मम्मी के साथ ही रहना। जितना प्यार मुझसे कहते थे वही प्यार अपनी मम्मी से करना। सोना को समझते देर नहीं लगी कि मनोज क्या कहना चाहता है। नहीं पापा,
क्या आप मुझे छोड़ कर जाना चाहते हैं? तो सोचना भी मत, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ पापा। और सोना फूट फूट कर रो पड़ा। मनोज, अरे नहीं मेरा बच्चा, चुप हो जा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वंदना भी फ्रेश होकर सोनाक के पास आ जाती है और बेड पर सोनाक का सर अपनी गोद में लेकर बैठ गई और सोना के सर पर प्यार से अपने हाथ से सहलाने लगी। सोना, पापा, मुझे अब ना अपने पापा के बिना रहना है और ना ही मम्मी के बिना रहना है। मेरे सारे फ्रेंड्स की मम्मी पापा हैं, मुझे भी दोनों ही चाहिए। मनोज, हाँ हाँ मेरा बच्चा, अब तुम सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। सोना ने एक हाथ से मनोज की उंगली पकड़ते हुए पकड़ लिया और दूसरे हाथ से वंदना का। सोना को काफ़ी कमजोरी थी तो वो सो गया। मनोज ने वंदना की तरफ देखा और बोला, वंदना एक बात बोलूँ? वंदना, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वंदना, हाँ। उसका मुंह खुला ही रह गया। हाँ। मनोज, हाँ, मुझसे शादी करोगी? क्या हम सोना के मम्मी पापा नहीं बन सकते हैं? बाकी तुम्हारी मर्जी। मानो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और मन ही मन वो शायद खुश भी थी। मनोज, अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो एक साथ सोना को माँ और बाप दोनों का प्यार मिल सकता है जिसका सोना हकदार है। और मुझे सोना की आदत हो गई है यार, अब मैं उसके बिना नहीं जी पाऊँगा और तुम चाहो तो। और मैं नहीं चाहता कि सोना को अब माँ होते हुए भी बिना माँ के रहना पड़े। वंदना, मनोज, मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं तुमसे शादी करूं। एक मर्द का ऐसा भी रूप होता है, ये मैंने तुमसे मिलने के बाद जाना। एक वो राहुल था जिसकी वजह से प्यार में से मेरा भरोसा उठ क्या गया था, नफरत हो गई थी। और एक तुम्हें देखकर एक बार फिर से प्यार पर भरोसा करने का मन करता है। एक बार फिर से प्यार करने का मन करता है। मनोज, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ और अब अकेले चलते चलते थक गई हूँ। मुझे भी अपना परिवार चाहिए। इस घर की दीवारें खंडहर की तरह मुझे डराती रहती हैं। अब मैं इनमें प्यार का रंग भरना चाहती हूँ। दोनों एक साथ मिलकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का फैसला किए और अगले ही दिन सादे तरीके से कोर्ट मैरिज कर लिया। अब सोना के सिर पर माँ और बाप दोनों का हाथ हो गया, दोनों का प्यार एक साथ मिलने लगा। मनोज और वंदना ने अपनी सूझबूझ से ये रास्ता निकाला और जो कि सही भी था। सोना को अब एक हैप्पी फैमिली मिल गई थी।